नमस्कार दोस्तों। कश्मीर इशू को हमेशा पाकिस्तान इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता रहा है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात नहीं है भारत के लिए, क्योंकि ये इशू भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत ने हमेशा अपना स्टैंड भी रखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का इशू है और यही दोनों देश मिलकर के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और कोई बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर यही इशू को टर्की बार बार उठाने लगे, टर्की के प्रेसिडेंट अर्डोगन इसको यूएन में उठाने लगे, और अब तो हद ही हो गई, अगर मैं कहूँ कि टर्की के पार्लियामेंट में कश्मीर इशू की गूंज जो है वो आ रही हो, तो आपको बिल्कुल शौक हो जाना चाहिए कि टर्की का आखिर क्या लेना देना है। एक्चुअल में टर्की का इससे बहुत बड़ा लेना देना है और उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टर्की का सिंपल सा लॉजिक है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। ये बात तो अर्डोगन ने बहुत क्लियरली खुद भी कह भी दी थी कि इस्लामिक कैलिफेट हो और उसका जो गढ़ हो, उसकी जो सीट हो, वो टर्की से शुरू हो, जो ऑटोमन साम्राज्य के समय पर हुआ करता था। वैसा ऑटोमन साम्राज्य की बात बहुत बार अर्डोगन, अब वो पॉपुलैरिटी के लिए पॉसिबिलिटी तो है नहीं, आज टेक का वॉरफेयर है तो वो सब तो हो नहीं पाएगा। आपको ही पता है टेक्नोलॉजी में टर्की कहाँ पे है, लेकिन वो पॉपुलैरिटी पाने के लिए उन्होंने हमेशा ऑटोमन साम्राज्य का एग्जाम्पल दिया और उसका सीट जो है वो टर्की में होगा, ऐसी बात वो करते आए हैं। आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि अर्डोगन को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर देखने जाने और अर्डोगन की जो कोशिश है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की, उसमें उसका सबसे पहला जो टारगेट है वो भारत है। और क्यों भारत है? क्योंकि आप देखिए टर्की की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी भारत के खिलाफ, जो भारत के नेबरिंग नेशंस हैं वहाँ पर चल रही हैं। उसको आज हम इस पूरे आर्टिकल में एक्सपोज करने वाले हैं या उसको आज हम पूरी तरीके से देखने वाले हैं। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी एक बहुत ही बड़ा, प्रोबेबली एजुकेशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो 10 दिसंबर को करने वाला है। 10 दिसंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है अनअकैडमी के लिए, और इस दिन अनअकैडमी के पास एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी आ रहे हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग, जिन्होंने हमें बचपन से लेकर के, जब हम यूपीएससी क्या था पता भी नहीं था, और आज तक हमें जिन्होंने हमेशा इंस्पायर किया है, हर पॉइंट पर इंस्पायर किया है, अनअकैडमी ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी अनअकैडमी के साथ 10 दिसंबर को जुड़ने वाली इस इवेंट के अंदर। तो इस इवेंट को मतलब आप एडटेक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट कह सकते हो। अनअकैडमी ने हमेशा ऐसा काम किया है जो एडटेक की इंडस्ट्री में प्रोबेबली किसी ने नहीं किया हो। तो ये पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप ज़रूर से इस इवेंट को ज्वाइन करिए। इस इवेंट में बहुत सारे बड़े एक्साइटिंग जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी आपको मिल सकते हैं, और बहुत सारी अनाउंसमेंट्स भी यहाँ पर इस इवेंट के अंदर होने वाली है। इस इवेंट की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस उसके साथ जो पिंड कमेंट है उसमें आपको दे दी है। वहाँ पर क्लिक करना, अनस्टॉपेबल्स चैनल खुलेगा, उस पर जा करके आप नोटिफाई मी पर इस इवेंट पर क्लिक कर लेना। जैसे इवेंट शुरू होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। प्लस लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा इस इवेंट को। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो हुआ क्या, अभी ये सारी बात कश्मीर की कहाँ से शुरू हुई और टर्की के तार इससे कैसे जुड़ रहे हैं। देखिए, टर्की और पाकिस्तान के क्या रिलेशंस हैं ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। टर्की ने पाकिस्तान को किस तरीके से सपोर्ट किया जब पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ड्रोन्स भेजना, सप्लाईज भेजना, लॉजिस्टिक्स से पूरा सपोर्ट करना, हर तरीके से इंटरनेशनली नेशनली जैसे सपोर्ट कर सकते थे सब कुछ अर्डोगन कर लिया, मतलब पूरा सब कुछ दे बैठे थे अपना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान बार बार कश्मीर इशू की बात करता रहता है, लेकिन इस बार टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने अपना एनुअल बजट प्रेजेंट किया, और उस एनुअल बजट को अगर कहा जाए कि कश्मीर को ध्यान में रख करके वो बजट पूरा प्रिपेयर किया गया है, तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। ये कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको शौक नहीं होना चाहिए। अब ये बात बहुत अनयूजुअल लगती है कि यार टर्की का क्या लेना देना, चल पाकिस्तान का लेना देना है। यूएस कई बार मतलब सुर आ जाता है जो ट्रंप को और यूएस के प्रेसिडेंट्स को, तो वो कश्मीर की बात कर देते हैं, लेकिन टर्की का क्या लेना देना। टर्की तो आज तक कहीं पिक्चर में भी नहीं था, फिर टर्की कैसे अचानक से, और वो भी इतना ज़्यादा सीरियस हो गया कि अपना जो बजट बना रहा है उसमें कश्मीर इशू को इंक्लूड कर रहा है, या उसमें कश्मीर को ध्यान में रख करके उस बजट को बनाया जा रहा है। तो ये जो अनयूजुअल है, इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि सिंपल सा लॉजिक ये है कि टर्की ने अभी तक पूरी कोशिश करी है। मतलब आप पिछले 2019 से थोड़ा सा पहले के समय से शुरू करिए देखना, 2015-16 के समय से आप देखना शुरू करिए। अर्डोगन ने इस चीज़ की पूरी कोशिश करी है कि वो किसी भी तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड का एक नेता बन जाए, इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर बन जाए। अब देखिए क्या है, इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनने की होड़ में ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ थी। जो अर्डोगन ने साफ साफ इस बात को, वैसे नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि जो आज की डेट में इस्लामिक वर्ल्ड को जो कंट्रीज़ चलाती हैं वो वेस्टर्न पपेट्स हैं। अब इसमें ऑब्वियसली वो नाम तो नहीं लिया अर्डोगन ने, लेकिन इसमें सऊदी अरेबिया, कतर और ऐसी कंट्रीज़ को वो कह रहा था
कि भाई सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज है, क्योंकि वो यूएस के साथ मिलकर के काम करती हैं, उनके उनके डिफेंस पैक्ट है यूएस के साथ में, और फिर कतर जैसी जो देश है ये बैठ करके निगोशिएशंस करते हैं यूएस के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। तो ये सब वेस्टर्न पपेट्स हैं, ये अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑयल के लिए इन्होंने खुद को बेच दिया है, और ये सारी बात अर्डोगन करते हैं। लेकिन टर्की जैसा देश जो है वो कभी वेस्टर्न पपेट नहीं रहा, वो हमेशा वेस्टर्न पावर से खिलाफ रहा है, और वही इस्लामिक वर्ल्ड को संभाल सकता है और वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बन सकता है। ये बात अर्डोगन ने कही थी। अब इसी को पाने के लिए और इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए उन्होंने सबसे पहला टारगेट यहाँ पर भारत को किया है। तो हुआ क्या एक्चुअल में कि नवंबर 18 की ये बात है, फॉरेन मिनिस्टर हैं टर्की के हकान फिदान, और हकान फिदान ने जब अपना बजट प्रेजेंट कर रहे थे, वो अपनी बजट को 2026 का बजट प्रेजेंट कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कश्मीर इशू के ऊपर सेम टोन में बोला जैसे कि पाकिस्तान में बोला जाता है। एकदम लग रहा था कि वो जैसे टर्की के फॉरेन मिनिस्टर नहीं है बल्कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एकदम उसी टोन में वो बातचीत कर रहे थे। और वो करते हुए उन्होंने बजट को प्रेजेंट किया और कहा कि पाकिस्तान में, हाँ, पाकिस्तान के साथ बहुत गलत हो रहा है, और कश्मीर में मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है, और यह हो रहा है, वह हो रहा है, बहुत दबा दबा के खूब ऐसी बातें करी। ये बात एकदम सेम अर्डोगन की बात लग रही थी, अर्डोगन ने भी सेम चीज़ किया है। अगर आप अर्डोगन की बात देखिए तो मुस्लिम लीडर बनने के लिए उसने क्या किया कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में साल 2019 से लगातार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया है। उसने हमेशा जब भी उसकी स्पीच होती है अर्डोगन की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो वो कश्मीर के ऊपर ही बात करता है। वो हमेशा कहता है कि कश्मीर इशू को सॉल्व करना चाहिए भारत को, और ये कश्मीर इशू को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डेंस में सॉल्व करना चाहिए। इवन उसने जब इस बार स्पीच दी तो उसने कहा कि कश्मीर इशू को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डेंस में सॉल्व करना चाहिए, और भारत जो मसैकर्स कर रहा है उसको बंद करना चाहिए। सवाल हुआ कि कौन से मसैकर्स की बात तुम कर रहे हो? उसने कहा जो मुस्लिम्स का मसैकर हो रहा है, जो हिंदूज मुस्लिम्स का मसैकर कर रहे हैं, वो मसैकर्स रोकने चाहिए। उसने इसमें कोई डेटा नहीं दिया, कोई फैक्ट नहीं दिया, कोई फिगर नहीं दिया, कोई रिसेंट इंसिडेंट की भी बात नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसे कोई रिसेंट इंसिडेंट्स हुए ही नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है वो इस चीज़ को, भारत की जो पूरी इमेज है, भारत का जो पूरा स्टैंड है, उसको वो धूमिल करने के लिए ये सारी बात अर्डोगन बोल रहा था। पाकिस्तान हमेशा भीख मांगता रहा है, वो हमेशा पैर पे गिरता रहा है, कभी यूएस के पैर पे गिरेगा, कभी टर्की के पैर पे गिरेगा। तो पाकिस्तान टर्की के पैर पे गिरा था, तो उसका परिणाम था कि टर्की और अर्डोगन लगातार इस चीज़ को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उठाते आए हैं। हमें ज़रूरत नहीं है और हम खुद ही काफ़ी है अपने पॉइंट, अपना स्टैंड रखने के लिए। अब देखिए टर्की की कोशिश क्या है, उसको पाकिस्तान का कोई भला नहीं चाहिए, उसको मतलब भी नहीं है। शायद अर्डोगन को ध्यान में भी ना हो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अभी है कौन, कितने प्राइम मिनिस्टर आए और चले गए, और अर्डोगान वहीं का वहीं है, तो डिक्टेटर है, उसको पता भी नहीं होगा, शायद उसको नहीं मालूम होगा, वो शायद आसिम मुनीर से डायरेक्ट बात करता होगा। उसको कोई भला वाला नहीं चाहिए, या वो मुस्लिम्स का भला चाहता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो अर्डोगन की पूरी ऑब्जेक्टिव है वो मुस्लिम लीडर बनना ही है, बस एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना है, दैट्स ऑल। तो अर्डोगन की जो पार्टी है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, वो साल 2002 से लगातार मतलब टर्की के अंदर पावर में बनी हुई है, और जो भी इसका अपोजिशन खड़ा होता है वो उसको उठा करके जेल में भर देता है। इसने जब से पावर में आया ये लगातार हमेशा शुरू से यही कोशिश करता रहा है कि टर्की कोई मिडिल पावर ना बने, ये टर्की को एक सुपर पावर बनाना चाहता है। लेकिन वो सुपर पावर कैसे बनाएगा? टेक्नोलॉजी है नहीं तुम्हारे पास, फोर्सेस उतनी स्ट्रांग है नहीं, मतलब कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जिससे आप एक सुपर पावर रेस में आ भी पाओ या सुपर पावर बन पाओ। तो इसने मिडिल पावर से सुपर पावर स्टेटस पाने के लिए रीजन चूज़ किया कि मैं एक सेलेक्टेड मास को चूज़ कर लेता हूँ जो मुझे अपना लीडर माने। जैसे आप देखो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, मतलब यूरोप ने खास तौर से नेटो एक बना लिया, तो वहाँ पर कोई स्कोप बचा नहीं, तुम खुद नेटो के हिस्सा हो। उसके बाद यूएस को आप देखिए तो यूएस ने पूरा पैसिफिक जोन पे कब्जा कर लिया। तो इसको लगा कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा अनएड्रेस्ड है, और वहाँ पर जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जनरली देखोगे मुस्लिम वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो जनरली ऐसे सऊदी अरेबिया हो गई या कोई भी कंट्रीज हो गई, वो बहुत कंजर्वेटिव नेशंस है, वो बहुत ही रिजर्व्ड डिप्लोमेसी रहती है उनकी, वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मैटर्स में अपना फटे में किसी और के फटे में टांग नहीं अड़ाते, उनका सिंपल सा लॉजिक रहा है। टर्की को ये चीज़ लगी कि हाँ ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं लीडर बन सकता हूँ। और इसीलिए आप देखिए डिप्लोमेटिक मिशंस की अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिक मिशंस में टर्की तीसरे नंबर पे है। 252 डिप्लोमेटिक मिशंस में टर्की पार्टिसिपेट कर चुका है, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक मिशंस में कोई कंट्री का पार्टिसिपेशन है। सबसे पहले नंबर पर है यूएस, जिसने यहाँ पर 271 मिशंस में पार्टिसिपेट किया है, और चाइना है 274 मिशंस में उसने पार्टिसिपेट किया है, और टर्की जो है वो 252 डिप्लोमेटिक मिशंस में पार्टिसिपेट कर चुका है, और इसीलिए ये खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानता है। एक तो ये है इसके
तरीका करने का। और दूसरी चीज़ ये है कि ये ऑटोमन साम्राज्य की हमेशा बात करता हुआ अर्दोगान आया है, जो कि ये बात बहुत साफ करता है कि ये सच में लीडर बनना चाहता है और टर्की को ये अपनी मतलब इस्लामिक कैलिफेट की सीट बनाना चाहता है, जो कि बहुत सिंपल सी बात है। अब इसके लिए इसने क्या करना शुरू किया है, इसने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। इसने इसी वजह से अपना मतलब मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए कश्मीर का इशू है या पैलेस्टाइन का इशू है, मतलब जहाँ पर भी मुस्लिम्स इन्वॉल्व हैं, या यूरोप में इस्लामोफोबिया है, हर जगह पर हर चीज़ को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की है, हर चीज़ पर आवाज़ उठाने की कोशिश करी है। और इसी की वजह से जितने भी मुस्लिम पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ हैं, जनरली जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन कंट्रीज़ में इसको ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी भी मिली है। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या डिप्लोमेसी है, क्या चक्कर है, क्या खेल रहा है ये खेल। उनको बस इतना लगता है कि अरे यार ये पर्सन तो है जो मुस्लिम्स के इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहा है, और इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ते जा रही है। और इसीलिए आप देखिए कि ये उन कंट्रीज़ में टारगेट करके विजिट भी करता रहा है। आप देखिए कि इसने सब सहारन अफ्रीकन, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अभी इसने रिसेंटली पाकिस्तान में विजिट किया था, इसने मलेशिया में विजिट किया था, इंडोनेशिया में विजिट किया था। इन सारी कंट्रीज़ में मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा है, इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है इन इशूज़ के ऊपर आवाज़ उठाने से, वहाँ पर इसने विजिट किया था। पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन सेटअप किए और उसके बाद इसने अपना जो इसकी दियानेट, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। दियानेट ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली आप कह सकते हो उसको टर्किश डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, इसका बजट इसने लगातार बढ़ाना शुरू किया। ये जो दियानेट है यानी कि टर्किश डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, इसका बजट पहले $1.3 बिलियन था। 2023 में $3.18 बिलियन हुआ और आज करीब $4 बिलियन के करीब आज की डेट में ये पहुँच चुका है। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली सीधा अर्दोगान के अंडर में काम करता है। खूब दबा करके फंड्स इस ऑर्गेनाइजेशन को उसमें मिलते हैं और इसका काम क्या है, ये डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली जो मस्जिद हैं, जो मॉस्क हैं, उनको ये एक तरीके से मैनेज करता है, उनके अंडर चैरिटेबल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाता है, या जो भी इंफॉर्मेशनल एक्टिविटीज़ है वो करता है। अब उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें चल रही हैं ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके अलावा इसके बहुत अच्छे रिलेशन स्थापित किए बांग्लादेश के साथ में। क्यों? बांग्लादेश एक और सेकंड कंट्री है जो कि भारत के खिलाफ इस समय पर काम कर रही है। मोहम्मद यूनुस से इसके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और इन रिलेशंस का रीज़न क्या है, क्योंकि जो इसकी पार्टी है और बांग्लादेश में जमात इस्लामी पार्टी है, जिसको कहा जाता है टेक्निकली कि उसने ही प्रोटेस्ट किया था, उसने ही स्टूडेंट्स के नाम पर प्रोटेस्ट किया था और मोहम्मद यूनुस को उसने ही इंटरिम लीडर बनाया हुआ, एक पपेट लीडर की तरह है। एक्चुअल में पीछे से जमात इस्लामी रूल कर रहा है। ये जमात इस्लामी शेख हसीना के टाइम पर बैन था पूरी तरीके से, और तब देखिए आप टर्की को कभी एक्सेस नहीं मिल पाया। अब फाइनली जब जमात इस्लामी पावर में आया है तो अर्दोगान के लिए बांग्लादेश एक बहुत अच्छा हब बन चुका है और ये जमात इस्लामी और इसकी पार्टी मिल करके काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि टर्की की ये पार्टी, टर्की की अर्दोगान की पार्टी और जमात इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत करीब है और उसके साथ मिल करके काम करते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जिस तरीके से टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का कैंप सेटअप हो रहा था, बहुत आसान था वहाँ से ऑपरेट करना, अब वो जगह बांग्लादेश बन चुकी है और बहुत सारे आउटफिट्स ने अपनी जगह बांग्लादेश में शिफ्ट भी कर दी है। और इसीलिए ये सारे खेल की वजह से आप देखते हो कि जो अभी रिसेंट रेड फोर्ट ब्लास्ट हुए, जिसमें 2 जो शख्स थे जो सबसे मेन थे, जिसमें उमर अहमद था और दूसरा ये मुजम्मिल था, ये दोनों टर्की विजिट करते हैं। और कहा जाता है कि इनको गाइड कौन कर रहा था, इनको टर्की का एक जो हैंडलर था जिसका नाम उकासा था, वो इनको गाइड कर रहा था। जब ये ब्लास्ट हुआ, जब वहाँ पर सारे जो नेटवर्क कनेक्शंस, मतलब जितने भी नेटवर्क कनेक्शन थे, मोबाइल नंबर्स उस समय एक्टिव थे, 68 मोबाइल नंबर्स को रडार पर लिया गया था। पता चला कि उनमें से बहुत सारे नंबर्स जो उस कार की पार्किंग के आसपास थे, उनका कनेक्शन सीधा टर्की और पाकिस्तान से पाया गया। तो ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है एजेंसीज़ को भी, सबको, कि टर्की ने सीधी तौर पर यहाँ पर भारत को टारगेट किया है और भारत के खिलाफ अलग अलग तरीक़ों से, जैसे पाकिस्तान काम करता आया था, आतंकवाद को बढ़ावा देना, डिफरेंट स्लीपर सेल्स को एक्टिव करना, उनको गाइड करना, कई सारे टर्की बेस्ड हैंडलर्स, ये सारा पूरा रैकेट जो है वो चला रहे हैं। ये सब कुछ कर रहा है और ये सब कुछ टर्की मतलब सीधी तौर पर कर रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि टर्की का नाम इसमें आ रहा है और अर्दोगान को ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं। ये सब कुछ अर्दोगान, दियानेट और उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें भारत के खिलाफ की जा रही है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।